चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपके निशाने पे तो हमें अखिलेश और कांग्रेस ज्यादा दिखते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि आप बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का वोट बांट रहे हैं, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये सब के सब जो है एक सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप कहते हैं, मगर इनकी जबानों से कभी ये नहीं निकलता कि अखिलेश यादव के फैमिली के 3 मेंबर्स और बहुजन समाज पार्टी के इतने एमपीज मिल के लड़ने के बावजूद भी क्यों हारे। क्या ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अपना पेट पालते हैं असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, इनकी जबान से ये क्यों नहीं निकलता कि हिंदू वोट नहीं मिला, इसीलिए अखिलेश यादव के वाइफ और उनके दोनों भाई हार गए? ये क्यों नहीं कहते कि बीएसपी एसपी के अलायंस के बावजूद भी बीएसपी को हिंदू वोट नहीं मिला तो उनको नाकामी मिली? तो ये इनका ये समझते हैं कि इस तरह से ये बोलते रहेंगे तो मैं इनसे सर्टिफिकेट लूंगा। मैं भाड़ में जाए, मुझे इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और मैं पार्लियामेंट का मेरा रिकॉर्ड है, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी, मैं कंसिस्टेंटली मोदी सरकार के खिलाफ बोल भी रहा हूं और पार्लियामेंट में डिवीजन मांगकर उनके खिलाफ वोट भी दे रहा हूं। ये सेकुलर पार्टीज जिसके ये सो कॉल्ड एनालिस्ट जो पेट पालते हैं अपना ओवैसी को गाली देकर, वो ये क्यों नहीं कहते कि जब यूएपीए का बिल आया तो कांग्रेस और सपा ने साथ दिया? क्या नहीं दिया उन्होंने? यही तो हम बता रहे हैं। तो यकीनन हम हर स्पीच में, मेरी हर तकरीर में, हर भाषण में मैं बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाता हूं, क्योंकि हमारा बुनियादी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ना बने। तो क्या मैं भूल जाऊं मुजफ्फरनगर के राइट्स को कि 50,000 लोग, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे, बेघर हो गए? और क्या मैं भूल जाऊं उन लोगों को जो गुड़ खा रहे थे, हुक्का पी रहे थे और मुस्लिम महिलाओं का रेप हो रहा था? आज वो लोग मुझे उंगली उठाकर कह रहे हैं, जब मुजफ्फरनगर का राइट हो रहा था तो क्या ये लोग गुड़ खा रहे थे, हुक्का पी रहे थे? अब तक उन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला, केस खत्म हो गया। क्या 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 नेहा डिक्सिट जैसी बहादुर जर्नलिस्ट ने हकायक को पेश नहीं किया? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं है? उस वक्त क्यों खामोश बैठे हैं लोग? तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर तनकीद कर रहा हूं, उनसे सवालात हम कर रहे हैं, और इसीलिए हम पर बाराबंकी में हम पर केस बुक हो गया। तो अब ये सब चीजें इनको नजर नहीं आ रही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? आपके एंकर्स को और ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट को यकीनन बीजेपी तनकीद करेंगे, सपा पे से भी सवाल करेंगे, बीएसपी से भी सवाल करेंगे। राहुल गांधी कैसे हारे? मेरी वजह से हारे। मैं तो लड़ा ही नहीं उत्तर प्रदेश में एक इलेक्शन पार्लियामेंट का। तो ये उनको सोचना चाहिए, मगर क्योंकि इनकी जबान पर नहीं आ सकता हिंदू वोट का डिवीजन, इनकी जबान सिर्फ एक तोते की तरह चलती है कि मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट। अरे भाई, हिंदू वोट क्या हो रहा है फिर? क्या यह बात सच नहीं है कि 2019 के चुनाव में 75% मुस्लिम वोट सपा और बीएसपी को मिला और 70% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया? बोलिए ना ये बात, क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये तो ये पैगाम हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार यकीनन नाकाम साबित हुई, योगी की सरकार नाकाम साबित हुई। आज फिरोजाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि 12,000 लोग हॉस्पिटलाइज हुए, जिसमें से 100 लोग मर गए, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। तो फिरोजाबाद में योगी की सरकार दिखती नहीं है। कोविड के सेकेंड वेव में योगी की सरकार नहीं दिखती। 10% अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में है। तो आपका पहला दुश्मन है कौन? बीजेपी, सपा आरएलडी, या फिर कांग्रेस, या बीएसपी? देखिए, अगर आप पिछले 6-6.5 साल से आप देख रहे हैं, तो चाहे बीजेपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, ये लोग इस तरह से मजलिस का और पर्सनली मेरा अपोज करते हैं कि जैसा कि मैं इनके जान का दुश्मन हूं, कि मैं कुछ लूटने आया हूं। जबकि हकीकत यह है कि इन तमाम पार्टीज ने मुस्लिम माइनॉरिटी को जो गारंटीड राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नहीं दिए। तो आज सबकी जबान पर एमआईएम की मुखालिफत है। हम योगी सरकार के खिलाफ कहते हैं तो बाराबंकी में हम पर केस बुक हो जाता है। हमारे 2 कार्यकर्ताओं का पॉलिटिकल मर्डर हो चुका है यूपी में।
अब सपा की नाकामी और को हम कहते हैं कि भाई आप और बीएसपी मिलकर अलायंस किए, 75% मुस्लिम वोट हासिल किए, उसके बावजूद भी आप जीत नहीं पाए। मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए, 50,000 से ज्यादा लोग जिसमें मुसलमान थे बेघर हो गए। क्या कर रहे थे लोग? क्या हुक्का पी रहे थे या गुड़ खा रहे थे? तो ये चीजें जब होती हैं तो बस इनको लगता है कि बस इसको रोको, क्योंकि हम सच को बयान कर रहे हैं, फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं। मुसलमानों का लिटरेसी रेट लोएस्ट है यूपी में, 58% है। 5 साल और 15 साल की उम्र के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 60% है मुसलमानों का। सिर्फ 3% ग्रेजुएट होते हैं। और योगी सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की बात करती है। भाई आपने एक घर नहीं दिया अब तक, 2018-19, 19-20 और फिर 20-21 में एक घर नहीं दिया आपने। सैंक्शन तो बहुत दावे करते हैं। प्रधानमंत्री एमएसडीपी स्कीम से 116 करोड़ रुपया है, बीजेपी ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। तो ये सब मसलों को उठाते हैं हम। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो सब लोग हमारी मुखालिफत करते हैं। तो ये नहीं चाहते कि हकीकी रूप में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, उनको उनका हिस्सा मिले, उनको उनका जायज मुकाम मिले। तो ये सब मिलकर हमसे मुकाबला कर, हम भी उनसे मुकाबला करें, डटकर मुकाबला करेंगे। मगर हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब, बिहार और बंगाल की चर्चा कर लेना यहां जरूरी है। बिहार में आपको करीब 1.25% वोट मिला और 5 सीट भी मिली, लेकिन बंगाल में आपका वोट शेयर था 0.02%, यानी तकरीबन 0, और आपकी सीट भी 0 थी। तो यूपी में कौन सा प्रदर्शन दोहराने की बात कर रहे हैं आप? बिहार में हम 5 सीट जीते। आपने कहा कि 1 पॉइंट कितना जो भी वोट मिला हमको, इतना हंगामा है क्यों बरपा? 5 सीट तो जीते ना, इतना हंगामा क्यों कर रहे? फिर आप क्यों इतना परेशान हो रहे? लड़ने दीजिए हमको, हम तो लड़ेंगे। मगर इस तरह से एमआईएम पर और मुझ पर पर्सनल अटैक करना, क्या क्या नाम से पुकारे जाते हैं हम लोग, तो ये तो इनकी परेशानी दिख कर आ रही है, इनका फ्रस्ट्रेशन दिख कर आ रहा है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसलमान जो माइनॉरिटी में जरूर है, जो उत्तर प्रदेश में 19% पॉपुलेशन में उनका हिस्सा है, आज वो भी चाहते हैं भाई, वो भी तो एक मुकाम चाहते हैं, वो भी तो एक इज्जत चाहते हैं, वो भी तो अपना हिस्सा चाहते हैं। चाहे वो अगर यादवों को मिलता है या फिर ब्राह्मण समाज के लोगों को मिलता है या ठाकुर समाज के लोगों को मिलता है, तो जिस तरह यादव को छोड़कर जो दूसरा ओबीसी समाज है जिनसे इंसाफ नहीं हुआ, चाहे वो राजभर हो या सैनी हो या फिर आपके कुशवाहा हो, ये सब लोगों को समाज में हक चाहिए। तो इनको लगता है कि नहीं, आप बात नहीं करेंगे, हम आप ठेकेदार हैं। अरे आप कौन हो ठेकेदार? हम अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हमको हक हासिल है कि हम इतने साल आपको वोट डाले। कभी हमने ये नहीं देखा कि भाई आपको वोट डालते रही इस उम्मीद पर कि आप हमारा फायदा करेंगे, हमसे इंसाफ करेंगे, बल्कि आप तो हमेशा नाइंसाफी किए। जब कभी भी आपको सत्ता मिली तो मुजफ्फरनगर मिला, जब कभी आपको सत्ता मिली तो हाशिमपुरा मिला, और बीजेपी सत्ता में रही तो 6 दिसंबर हुआ। तो आज इनकी सरकार है, पिछले 5 साल से क्या मिला है बताइए? क्या किया आपने? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नाम पर तो आपने धोखा दिया सबको। यूपी का मुसलमान आपको वोट क्यों दे? नहीं, आपको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं। यूपी का मुसलमान ही नहीं, बल्कि यूपी का हर वोटर, चाहे वो जिस किसी समाज का हो, किसी मजहब का हो, वो एमआईएम को वोट देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए बता रहा हूं। एमआईएम पार्टी एक क्लियर कट स्टैंड लेकर बीजेपी के खिलाफ बोलती आई है, सिर्फ जबानी तौर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक्शन के तौर पर, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हमने किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के वोटर से हमारी अपील है कि आपको बीजेपी को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% हो चुका है। खुद योगी सरकार के मिनिस्टर विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि 33 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवान का नाम अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल में है। और आप देखते जाइए कि फिरोजाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 12,000 लोग बीमार पड़ते हैं, 100 लोग मर जाते हैं, उसमें बच्चे हैं, वहां सरकार नजर नहीं आती। कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार कहीं नजर नहीं आती, लाशें तीर रही थी।
हर महाज पर ये लोग नाकाम साबित हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतने बढ़ा दिए कि ये जो अंसारी बिरादरी के जो बुनकर हैं आज वो परेशानी की हालत में है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लोग परेशान हैं। तो यकीनन हम इन तमाम वोटर्स से अपील करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुसलमान आप देख रहे हैं एमआईएम को, उनके ऑल्टरनेटिव है उनके पास, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उनकी एक पॉलिटिकल आवाज है, उनका एक पॉलिटिकल नेता है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कौन है नेता? कहां है उनकी लीडरशिप? कहां उनका एम्पावरमेंट हुआ? बताइए। तो इसलिए आज वो एक चेंज आया है और उस चेंज में देख रहे हैं कि यकीनन इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और एमआईएम पार्टी को देख रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के जरिए वो अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे, अपने वोट से उनके कैंडिडेट्स को कामयाब करें, और कैंडिडेट्स यकीनन हर मजहब के, हर कास्ट के होंगे एमआईएम पार्टी के। अच्छा, एक सवाल और ओवैसी साहब, आपका कहना है कि आप लगातार ये कहते रहेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जिसे ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप वकालत की डिग्री रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आपके ऐसे बयान सांप्रदायिक तनाव भड़का सकते हैं? और आपको ये क्यों नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को सुनने के बाद एक न्यायोचित फैसला सुनाया है? आपका सवाल ही गलत है। आप सवाल जब कर रहे हैं तो आपको संविधान के बारे में कुछ इल्म नहीं है। क्या संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि मैं किसी कोर्ट के फैसले की यकीनन इज्जत करता हूं और उसे डिसएग्री करूं रिस्पेक्टफुली? तो क्या कोई कंटेम्प्ट हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक माहिर लेट जज जो चीफ जस्टिस हो चुके हैं, उन्होंने नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस फैसले में नहीं कहा था कि मस्जिद को शहीद करके वहां पर ये काम हुआ है? एग्रीगेस उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलेबल। अब राम मंदिर के बारे में आप बात करते हैं तो भाई बाबरी मस्जिद जो जिसने तोड़ी, एक आदमी को सजा नहीं होती। क्या करूं मैं? थाली मारूं और बोलूं कि बहुत अच्छा काम हुआ? सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट को जाकर बीजेपी की सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बचाएंगे बाबरी मस्जिद को। मस्जिद को आपकी नाक के नीचे मस्जिद शहीद हो गई और किसी के ऊपर कन्विक्शन नहीं होता। तो क्या ये फैक्ट नहीं है? झूठ बोल रहा हूं मैं? ये सच्चाई है। और यकीनन हम रहती दुनिया तक बोलते रहेंगे कि वहां पर मस्जिद थी, वहां पर मुसलमान नमाजें पढ़ी, और 1948 भारत को आजादी मिलने के एक साल के अंदर वहां पर रात के अंधेरे में बुजदिली के तौर पर चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई। फिर राजीव गांधी के दौर में ताले खोले गए, शिलान्यास हुआ, और फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये सच्चाई है, इसमें कौन इनकार करेगा इसको? जो कोई सच्चाई और इंसाफ पसंद है वो इस बात को कहेगा हाँ ये फैक्ट है, और हम फैक्ट को बोलते रहेंगे। आप संविधान की बात बार बार करते हैं, लेकिन जब यूपी में आते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेता जो यूपी में हैं, प्रभारी हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं कि भाई जिन मुसलमानों को दूसरी पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं वो हमारे पास आ जाएं। तो एक ही धर्म की, एक ही समुदाय की बात करके आप संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उसे कैसे मजबूत करेंगे? कौन सी बात जो मैंने तकरीर में कही जो संविधान के खिलाफ है बताइए? कौन से संविधान का सेक्शन या आर्टिकल के खिलाफ है बताइए? संविधान के जानकार जो मैं जानता हूं, जो जिनको मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूं, वो कहते हैं कि भारत के संविधान में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी होनी चाहिए। बताइए क्या इक्वालिटी का अगर आप डेटा दे दूंगा आपको, इनइक्वालिटी का डेटा आपको दे दूंगा, तो उत्तर प्रदेश में दलित समाज के बाद सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा है तो मुसलमान है। तो उनकी इंसाफ की, उनकी इक्वालिटी की बात करना संविधान के खिलाफ कब से हो गया? और आप बात करें कि इससे कम्युनल एटमॉस्फेयर बढ़ेगा। योगी क्या कह रहे हैं? जब योगी ने चचा जान, अब्बा जान कहा, तो ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर लोग अपने अपने अब्बा की फोटो डाले, हमारे अब्बा जान है। जब कोई और चचा जान कहता है तो भूल गए। ये इनका सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के हमेशा खिलाफ रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को हमेशा धोखा दिया जाता रहा। हां, वो जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको मैं सलाम करता हूं, उसको मानता हूं, क्योंकि वो जिस बात का पैगाम देता है कि सेकुलरिज्म कैसे हासिल होगा, सेकुलरिज्म कैसे जिंदा रहेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, भाईचारगी, इंसाफ,
कहां है बताइए आप। अगर कानपुर में एक 10 साल की बच्ची अपने बाप को लिपट कर कह रही है कि मेरे बाप को मत मारो, आप उसको पीटते हैं, पुलिस की मौजूदगी में उसको मारते हैं। पुलिस फायरिंग में 22 मुसलमान शहीद हो जाते हैं CAA के। एनकाउंटर्स में 37% मुस्लिम्स का एनकाउंटर हो जाता है। 27% अंडर ट्रायल मुसलमान है। सबसे ज्यादा इलिटरेट मुसलमान है। ग्रेजुएट्स 2% है। बताइए फिर क्या है ये? क्या मैं थाली मारूं, मिठाई बांटूं सबके लिए, चलो खुशखबरी है? कि यही तो संविधान कहता है ना। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं संविधान दे रहा हूं तुमको, मगर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करने के लिए तुमको अपने वोट का पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो MIM पार्टी इस्तेमाल कर रही है ताकि संविधान मजबूत हो। और यही है जब हम करते हैं तो इस तरह के इल्जामात हम पर लगा दिए जाते हैं। हाल ही में पूर्वांचल के एक बाहुबली नेता अतीक अहमद ने आपकी पार्टी ज्वाइन की है, और एक और बाहुबली नेता है मुख्तार अंसारी। तो आप कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में भी तो भाई आपराधिक छवि के नेता हैं, लेकिन यही बात सब लोग करते रहेंगे तो फिर स्वच्छ राजनीति, अपराधों से मुक्त राजनीति कैसे हो पाएगी? संविधान का शासन कैसे लागू हो पाएगा? पूछिए बीजेपी से। अभी जो मौजूदा उनकी विधानसभा में 37% उनके MLAs पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पूछिए जाकर बीजेपी से कि जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर कौन से चार्जेस लगे हैं, कौन से चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर। पूछिए JDU से जो बीजेपी की अलाई है कितने MPs पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपने खिलाफ केस को विड्रॉ करते हैं और दूसरे केस में कहते हैं प्रोसिक्यूशन नहीं होगा मुझ पर। 77 केसेस विड्रॉ करते हैं मुजफ्फरनगर के कांड के। 50,000 लोग उसमें बेघर हो गए। तो ये क्या है? ये क्या लोकप्रिय नेता है ये? और बाहुबली का इस्तेमाल करें तो इनके लिए बाहुबली इस्तेमाल करिए ना आप। क्या संविधान के तहत, इलेक्टोरल लॉ के तहत क्या अतीक इलेक्शन नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं। केसेस उन पर हैं। जिस दिन कन्विक्शन होगा नहीं लड़ पाएंगे, और कन्विक्शन अगर 1 साल के ऊपर नहीं लड़ पाएंगे वो, मगर जब तक कन्विक्शन नहीं होगा लड़ेंगे इलेक्शन। और जहां तक मुख्तार अंसारी साहब की बात है, हमारी उनसे कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, कोई बातचीत उन पर नहीं हुई। मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि आपने 17 में उनको टिकट दिया BSP ने, जब उनको नहीं मालूम था कि इनके ऊपर केसेस हैं। आज आप कहते हैं कि हम बड़े अपने आप को होलियर देन दाउ एटीट्यूड जो अंग्रेजी में कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेलेक्टिव, ये कैसी बातें होंगी? अगर आपको कहना है सबके बारे में कहिए, मगर सिर्फ अतीक के बारे में, मुख्तार के बारे में जिसका नाम शहाब होगा, अरे यही बाहुबली हो जाते हैं, दूसरे नहीं है क्या? तो इलेक्शन लॉ के तहत लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश जनता तय करेगी किसको वोट देना नहीं देना। आप ये कहते हैं कि आजादी के बाद 70 सालों से एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्यधारा से काटा गया, लेकिन हमारे देश में तो संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे उच्च पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि आप ये आरोप लगाकर जो संविधान लागू हुआ था देश में, उससे इनकार करते हैं? आप नहीं मानते कि उसके मुताबिक देश में काम हुआ है? नहीं, आपका ये बोलना बिल्कुल गलत है। मैंने ये कहा कि 70 साल में भारत के मुसलमानों का जो एम्पावरमेंट होना था, जो दूसरे समाज का हुआ, नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कोई सच्चर कमेटी का इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेगा, जिसको दिमाग होगा वो ये बात कहेगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेगा तो वो कहेगा। NSSO कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो 2014 को बीजेपी सरकार को दी गई थी, नजमा हेपतुल्ला मिनिस्टर से रिपोर्ट लिए, कुंडू कमेटी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये बात कहेगी। ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं ना, NSSO का डेटा कह रहा है, सेंसस डेटा कह रहा है। क्यों भारत के पार्लियामेंट में सिर्फ 23 मुस्लिम MP जीत कर आते हैं? सिर्फ 5% पॉपुलेशन का हिस्सा है। मैं जिम्मेदार हूं उसका। क्यों लिटरेसी रेट मुसलमानों का कम है? क्यों ज्यादा अंडर ट्रायल जेल में है? क्यों मॉब लिंचिंग से मुसलमान दलित की होती है? भारत का संविधान तो है ना, संविधान तो है। हमको संविधान पर भरोसा है और रहेगा इंशाल्लाह। इसीलिए हम कहेंगे संविधान जो हमको राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट, आप सरकार में रहकर उसको फॉलो नहीं करते। बाबरी मस्जिद शहीद हो जाती है, किसी पर सजा नहीं होती। बताइए फिर क्या नाइंसाफी नहीं है? और अपील भी नहीं करती सरकार, बीजेपी अपील भी नहीं करती उसके खिलाफ। तो ये सच्चर कमेटी का झूठी है, मिश्रा कमीशन झूठा है, कुंडू कमेटी झूठी है, NSSO का डेटा झूठ बोलता है, सेंसस का डेटा झूठ बोलता है। आपका ASHE का डेटा जो कहता है कि मुसलमान 2 या 3% गए, तो वो झूठा है।
जब हम ये फैक्ट्स बात करते हैं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। भाई सच्चाई है, सच्चाई को बोलना पड़ेगा। और जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता रहूंगा, भारत के हर कोने कोने में जाता रहूंगा, लड़ूंगा इलेक्शन। इलेक्शन लड़ना मेरा राइट है, वोट देना नहीं देना वो पब्लिक का राइट है, मगर ये बातें तो रखनी पड़ेगी। और एक चेंज है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो यूथ है उसमें एक चेंज है। वो देख रहे हैं कि भाई सबने हमको ठगा है, हमारा वोट लेकर कोई नेता बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई सांसद बन गया, और हमको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। यकीनन ये बात सही है कि फखरुद्दीन अली अहमद हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, या कलाम साहब हो, सदर जमहूरिया बने, मगर क्या ये सच्चाई नहीं है कि जेलों में आज सबसे ज्यादा ट्रायल मुसलमान है? क्या मुस्लिम माइनॉरिटी का शेयर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? कितने आईएएस आईपीएस हैं बताइए आप। अच्छा वो छोड़ दीजिए, कितने क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं वो भी छोड़ दीजिए, कितने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज मुसलमानों के बताइए हमको आप। यही तो हम कह रहे हैं कि चपरासी की नौकरी मिलना मुश्किल है हमको। ये तमाम ओहदे तो दिए जाएंगे पॉलिटिकल पेट्रोनेज की वजह से, मगर संविधान का जो मैसेज है जिसकी हम रूह कहते हैं उसी को तो आप लोग भूल गए। जो सत्ता में है वोट तो हमारा ले लिए और हमको भिखारी और फकीर बनाकर, हमको नाम नहीं ले सकते हमारा लफ्ज मुसलमान आप अपने भाषणों में। आपके स्टेज पर मुसलमान का आता है तो आप शर्मा जाते हैं। तो ये रियलिटी है। और हिंदुत्वा से मुकाबला करने के बजाय ये तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ये कर रहे हैं कि मोदी से बड़ा हिंदू हम बनेंगे। और आप भूल गए संविधान को, आप भूल गए तमाम उन तमाम बातों को जो हमारे मुजाहिद आजादी ने बातें की थी, ख्वाब देखे थे। अब तो झगड़ा इस बात का है कि मोदी से बड़े हिंदू हम हैं। यही तो चीज है जो बीजेपी को आगे बढ़ा रही है। और आप और बीजेपी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा देश की जनता को। चलिए ओवैसी साहब, एक बार फिर चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव से पहले आपने राजभर, शिवपाल यादव जैसे जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ आने के संकेत दिए हैं। तो क्या यह माना जा सकता है कि पोस्ट पोल में चुनावों के बाद बीजेपी को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आप एसपीआरएलडी, बीएसपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ आने के लिए भी ओपन है? अरे हम तो अभी कह रहे हैं ना, हम तो अभी कह रहे हैं आइए बातचीत करते हैं। अगर बीजेपी को हराना है, योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना, अभी बात करिए ना। हम तो अभी कह रहे हैं, राजभर साहब भी कह रहे हैं कि आइए बातचीत करने तैयार हैं, मगर आप बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई बाद में कुछ होगा, बाद में क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी। हम तो अभी से कह रहे हैं कि आइए बातचीत करते हैं और कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं। मगर अब ये इन पार्टीज को सोचना है। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये ओम प्रकाश राजभर साहब ने खुद कहा है, मुझसे भी सवाल किया गया था, मैंने भी इस बात को दोहराया और फिर कह रहा हूं। बाद में क्यों सोचते हैं आप? पोस्ट इलेक्शन आप प्री इलेक्शन बात करिए, हम बात करने तैयार हैं आपसे। कांग्रेस कहां है? राहुल गांधी खुद हार गए अमेठी में। कहां है कांग्रेस? वो खुद हार गए अमेठी में। वो जाना पड़ा उनको वायनाड को, वहां भी जीतते हैं इसलिए कि वहां पर माइनॉरिटी ज्यादा थे। कांग्रेस कहां है उत्तर प्रदेश में? ये रियलिटी है। उत्तर प्रदेश के तक तो कांग्रेस मुझे कहीं नजर नहीं आती। कि मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं कहना चाहता, मगर रियलिटी यह है कि जो पूरे देश में समझा जाता था कि अमेठी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी फैमिली की सीट है, वहां से हार गए वो। और मेरा कैंडिडेट भी नहीं था वहां पे मेरा कैंडिडेट भी नहीं था वहां पे, तो मुझ पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। हकीकत यह है कि इस देश, हमारे वतन अजीज में, हमारे देश में अगर कोई पॉलिटिकल अनटचेबल है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मगर असदुद्दीन ओवैसी से को अनटचेबल बनाएंगे, मगर असदुद्दीन ओवैसी के वोट चाहिए, मगर नेता नहीं बनाएंगे, मुकाम नहीं देंगे, लीडरशिप नहीं बनाएंगे, आवाज नहीं देंगे। और यही चाहते हैं कि भाई आपको मुसलमानों को एक होस्टेज बनाकर, यरगमाल बनाकर, अपना कैदी बनाकर, और उनको बार बार ये दिमाग में डाल दिया गया है कि देखिए हिंदुत्व, बीजेपी है, मोदी। अरे भाई हम तो 50 साल 60 साल से देख रहे हैं ना, जनसंघ को देखा, आरएसएस को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं। आपने क्या किया बताइए ना। अगर आज मोदी देश का प्रधानमंत्री है तो उसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? इसका जिम्मेदार आप लोग हैं। आपका वोटर भाग गया मोदी की तरफ। मुसलमान तो आप भी आज वोट दे रहा है आपको। 2014 में 6% मुसलमान बीजेपी को वोट दिया, 19 में भी 6% दिया। मगर चैलेंज कर रहा हूं इन तमाम पार्टीज को, बोलिए कि चाहे वो अपर कास्ट हिंदू हो या ओबीसी हमारे भाई हो या दलित समाज के, कितने परसेंटेज मोदी को वोट दिए?
51% के करीब एनडीए को वोट मिला है 2019 के चुनाव में। और ये लोग, इनको इतना भी एहसास नहीं है कि भाई उंगली मेरी तरफ उठाते हैं, इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। तो इनको सोचना चाहिए सब बातें। यूपी में कितनी सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम पूरे जीतेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मैं भी वही कहूंगा। मगर यह बात जरूर है कि 5 साल पहले जो एमआईएम का पोजीशन था उत्तर प्रदेश में, अब 5 साल, आज 2020 में और जब 21 में है, 22 में चुनाव होंगे, हमारा पोजीशन बहुत इंप्रूव हुआ है। जिला परिषद के इलेक्शन में हमारे कई मेंबर जीते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग दूसरे नंबर के पोजीशन पर आए हैं। संगठन काफी मजबूत है, लोगों में एक एक्साइटमेंट है, लोगों में बड़ी मोहब्बत और प्यार दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ओवैसी साहब, आपने तफसील से सारे सवालों का जवाब दिया। यूपी तक बैठक में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका, मुझे दावत देने का, मधु करने का।